चैप्टर 16 खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1919 से 1922 के दौरान दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। ये आंदोलन थे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। हालांकि ये दोनों आंदोलन पृथक पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुए थे, किंतु दोनों ने ही संघर्ष के एक ही तरीके अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया। यद्यपि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं था, तथापि इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। पृष्ठभूमि: इन दोनों आंदोलनों की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित है जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संघर्ष में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई थी। इन आंदोलनों के लिए 1919 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस विशेष वर्ष में सरकारी नीतियों एवं गतिविधियों से भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग असंतुष्ट और रुष्ट हो गया। इस सार्वजनिक असंतुष्टि के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई। विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। कस्बों और नगरों में रहने वाले मध्यम एवं निम्न मध्य वर्ग के लोग जैसे दस्तकार, मजदूर सभी महंगाई से परेशान हो गए। खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई, मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, औद्योगिक उत्पादन कम हो गया तथा लोग करों के बोझ से दब गए। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा। इससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुई। सूखे, महामारी और प्लेग से भी हजारों लोग मारे गए। रॉलेट एक्ट ने आक्रोश को उत्तेजित किया और गांधी जी ने इसका विरोध करने का आह्वान किया। अनेक स्थानों पर बंद के आह्वान के प्रत्युत्तर में दुकानों और विद्यालयों को बंद कर दिया गया। पंजाब में यह विरोध विशेष रूप से अत्यधिक प्रबल था, क्योंकि इस प्रदेश के कई पुरुषों द्वारा युद्ध में ब्रिटिश सेना की सहायता की गई थी और उन्हें अपनी वफादारी के बदले में सरकार से पुरस्कार प्रतिफल प्राप्त करने की उम्मीद थी। लेकिन इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने राज्य में सैन्य कानून अर्थात मार्शल लॉ लागू कर दिया और अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला हत्याकांड, जिसने विदेशी शासन की क्रूरता को पूरी तरह उजागर कर दिया, तक प्रांत में स्थिति दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण होती गई। पंजाब में जातियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। उधर ब्रिटिश संसद, विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कृत्यों को उचित ठहराया गया तथा मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 26,000 पाउंड की धनराशि एकत्रित की। ये सारी गतिविधियां अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त थी। 1919 के मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड सुधार का वास्तविक मकसद भी द्वैत शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। इन सुधारों को स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। विश्व युद्ध के पश्चात हुई कई अन्य घटनाओं ने भी हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की। लखनऊ समझौता 1916, इससे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में सहयोग बढ़ा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में समाज के अन्य वर्गों के साथ ही हिंदू तथा मुसलमानों भी एक दूसरे के करीब आ गए और मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान एवं हसन इमाम इत्यादि अलीगढ़ स्कूल के रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर ज्यादा प्रभावशाली हो गए, जिसके कारण मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ स्कूल का प्रभाव कम होने लगा। युवा राष्ट्रवादियों ने भी उग्रवादी राष्ट्रवाद की वकालत की तथा राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया। वे साम्राज्य विरोधी भावनाओं से गहरे प्रभावित थे तथा साम्राज्यवादी दासता को समाप्त करना चाहते थे। इन्हीं सब गतिविधियों के परिदृश्य में खिलाफत का जन्म हुआ, जिसके साथ ही ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पटल पर उभरा। खिलाफत का मुद्दा: खिलाफत के मुद्दे ने मौलिक राष्ट्रवादी रुझान के उदय की प्रक्रिया को मुसलमानों की युवा पीढ़ी तथा उन मुस्लिम शोधार्थियों के मध्य सुलभ बना दिया, जिसमें धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति अंग्रेजों के रवैये से भारतीय मुसलमान अत्यंत उत्तेजित हो गए। न केवल भारतीय मुसलमान अपितु संपूर्ण मुस्लिम जगत तुर्की के खिलाफ को अपना धार्मिक प्रमुख मानता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, अतः युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया।
तुर्की को विभाजित कर दिया गया तथा खलीफा को पद से हटा दिया गया। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ गई। भारत में भी मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की तथा अंग्रेजों के सम्मुख निम्न मांगे रखी। मुसलमानों के धार्मिक स्थानों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया जाए और खलीफा को प्रदर्शनों की व्यवस्था कर अधिक मूलभूत क्षेत्र प्रदान किया जाए। 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। खिलाफत असहयोग कार्यक्रम। कुछ समय तक खिलाफत के नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभाओं, धरनों एवं याचिकाओं तक ही सीमित रहे, किंतु बाद में यह मांग जोर पकड़ने लगी कि अंग्रेजी शासन के विरोध में सशक्त प्रदर्शन किए जाएं तथा अंग्रेजों के साथ हर प्रकार से असहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। इस प्रकार खिलाफत का रुख धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत के नेताओं ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्धोपरांत संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएंगी, तब तक वे सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी, जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, ने इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए उसे कांग्रेस के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुए सत्याग्रह ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय अधिनायक बना दिया। तत्पश्चात गांधी जी द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के साथ साथ खिलाफत के मुद्दे पर हुए आंदोलन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया। कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मत का अभाव था। बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया। साथ ही वे सत्याग्रह का प्रयोग राजनीतिक हथियारों के रूप में किए जाने के प्रति भी आशंकित थे। प्रोफेसर रविंद्र कुमार के अनुसार गांधी जी ने तिलक को सत्याग्रह की विशिष्टताओं से परिचित कराने का अथक प्रयास किया तथा इसकी खूबियों के संबंध में उनकी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। इसके साथ उन्होंने खिलाफत के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से संधि करने का औचित्य भी तिलक को समझाया। कुछ अन्य राज्यों में भी गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम का विरोध किया गया। यद्यपि बाद में कांग्रेस इस मुद्दे पर झुक गई तथा उसने गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने तथा गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम के समर्थन प्रदान करने के कई कारण थे। यह महसूस किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने तथा मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में लाने का यह स्वर्णिम अवसर है। इस प्रकार अब समाज के विभिन्न वर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसान, शिल्पकार, पूंजीगत जनजातियां, महिलाएं, युवा, विद्यार्थी इत्यादि सभी ने विदेशी शासन की उपस्थिति को महसूस किया तथा अपनी दुर्दशा के लिए इसे उत्तरदायी मानते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के संबंध में हंटर कमीशन की भेदभावपूर्ण व दमनकारी सिफारिशों से सरकार के प्रति उसका मोह भंग हो गया था। कांग्रेस इस बात से भली भांति परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में है। कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन। राजनैतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया। असहयोग खिलाफत आंदोलन। फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से मुलाकात की तथा उसने खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की, किंतु इस मिशन से कोई लाभ नहीं हुआ। फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब की घटना गलत है, अतः सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे तथा पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करे, तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करे तथा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया तथा गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। अगस्त 1920 में तुर्की तथा सहयोगियों के बीच से ब्रीज की संधि की गई। इस संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया
ओटोमन साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और तुर्की को विभिन्न क्षेत्रों पर अपने दावे को छोड़ना पड़ा। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम तथा तय किए: सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय का कार्य, विधान परिषदों का बहिष्कार। यद्यपि इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद थे, तथापि वे इस कार्यक्रम को असहयोग कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का विरोध कर रहे थे। विरोधियों में सबसे प्रमुख नाम CR दास का था। कुछ ही दिनों नवंबर 1920 में बाद विधान परिषदों के चुनाव होने थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमत रखने वाले नेताओं ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनावों का बहिष्कार किया। अधिकांश मतदाताओं ने भी इन चुनावों में भाग नहीं लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा उनके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा देना, चरखा कातने को भी प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग, सरकारी सेवाओं का परित्याग, सरकारी करों का भुगतान न करना, सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार तथा सैनिक, मजदूर व क्लबों का मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए न जाना। संपूर्ण आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने तथा अस्पृश्यता को दूर करने का सराहनीय प्रयास किया। पूरे कार्यक्रम में अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्त को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठित की गई। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। गांवों और कस्बों में भी कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। सदस्यता फीस 4 आना प्रतिवर्ष कर दी गई। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि पूरी तन्मयता के असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। क्रांतिकारियों के कई संगठनों, मुख्यतः बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, किंतु इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS खापर्डे एवं BC पाल ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वे संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे। जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कर लिया तथा इसके पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान नाममात्र का रह गया। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने तथा खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा से इसमें नई ऊर्जा का संचार हो गया। इसके पश्चात वर्ष 1921 और 1922 में पूरे देश में इसे अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली। आंदोलन का प्रसार। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया तथा सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया तथा राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में भर्ती हो गए। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा। कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि स्कूल के प्रबंधक सरकार से अपना नाता तोड़ लें। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बन गए। जामिया मिलिया काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंजाब, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा असम में भी इस कार्यक्रम पर अमल किया गया। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई तथा थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने भी दिए गए। विदेशी शराब की दुकानों तथा ताड़ी की दुकानों पर भी धरने आयोजित किए गए। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद का पदक लौटा दिया।
कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को कोष इकट्ठा करने का आदेश दिया। तिलक स्वराज फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया और इसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा धन एकत्रित किया गया। चरखे और खादी का खूब प्रचार हुआ। अंग्रेज कांग्रेस की स्वयंसेवी सेनाएं समानांतर पुलिस की तरह कार्य करने लगी। जुलाई 1921 में कराची में खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है, अतः सभी मुसलमानों को सेना में से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके कारण सितंबर में अली बंधुओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 4 अक्टूबर को गांधी जी ने कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बयान जारी कर अली बंधुओं के बयान की पुष्टि की तथा सभी भारतीय नागरिकों और सैनिकों के उपनिवेशी शासन से सभी प्रकार के संबंध तोड़ लेने का आह्वान किया। दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी किसी तरह का प्रस्ताव पारित किया तथा स्थानीय कांग्रेस समितियों को भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित करने को कहा गया। इसके पश्चात कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस समितियों को यह इजाजत दे दी कि जब भी उन्हें लगे कि जनता कानून की अवज्ञा के लिए तैयार है, वे आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। इस समय मिदनापुर बंगाल तथा गुट्टूर आंध्र के चिराला पिराला एवं तथा पेंडानंदीपांडु तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन पहले से ही चल रहा था। गुट्टूर जिले के पलनाडु में कन्नेगत्ती हनुमंथु के नेतृत्व में किया गया पुल्लारी सत्याग्रह या पालनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक भाग था। इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा वनों में अपनी मवेशियों को चराने या जंगलों की लकड़ियों इकट्ठा करने के लिए किसानों पर लगाए गए कर पुल्लारी कर के विरुद्ध शुरू किया गया था। पलनाडु क्षेत्र में मचरेला, वेलधुर्ती, दुर्गी तथा रेंटाचिल्लाता आदि के लोग जो वनोत्पादों पर निर्भर थे सत्याग्रह का हिस्सा थे। इसे के राम कोटेश्वर राव, बेलमकोंडा राघवराव और कोंडा वेंकटप्पय्या जैसे स्थानीय नेताओं का समर्थन प्राप्त था। 1921 से 22 में नल्ला मल्ला पहाड़ियों के चेंचस द्वारा भी सत्याग्रह में भाग लिया गया। असम में चाय बगान और स्टीमर पर काम करने वाले मजदूरों तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी। बंगाल के एक राष्ट्रवादी नेता J.M. सेनगुप्ता ने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के विरोध में विभिन्न स्थानों पर हड़तालों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इसके बाद पूरे बॉम्बे समेत कई स्थानों पर हिंसक वारदातें तथा पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की झड़पें हुई। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होता जा रहा था। कई स्थानीय आंदोलनों में इसमें और ऊर्जा भर दी। इसमें अवध किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश, मोपला विद्रोह मालाबार तथा पंजाब में महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर चलाया गया सिखों का आंदोलन महत्वपूर्ण थे। जन प्रतिक्रिया। असहयोग आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग में भाग लिया था। मध्य वर्ग आंदोलन के प्रारंभ में मध्य वर्ग के लोगों ने इसे नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर वे अधिक स्पष्ट नहीं थे। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जो संभ्रांत राजनीतिज्ञों के केंद्र थे, जैसे स्थानों पर गांधी जी के आह्वान का प्रत्युत्तर बेहद सीमित था। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र देने, उपाधियों को लौटाने इत्यादि जैसे अनेक आह्वान को अधिक महत्व नहीं दिया गया। भारतीय राजनीति में अपेक्षाकृत नवागंतुकों ने आंदोलनों में सबसे अपने हितों एवं मनोकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी। बिहार में राजेंद्र प्रसाद और गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन को ठोस समर्थन प्रदान किया और वस्तुतः उनके जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध लड़ाई में असहयोग को उग्रवाद के विरुद्ध समर्थन राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा। व्यावसायिक वर्ग। आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यावसायिक वर्ग से समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी के उपयोग पर बल देने से लाभ हुआ था, लेकिन बड़े उद्योगपतियों का एक वर्ग इस आंदोलन के प्रति संशयवादी बना रहा। उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक असंतोष विद्रोह का भय था। किसान। इस आंदोलन में किसानों की सहभागिता व्यापक थी। यद्यपि कांग्रेस वर्ग संघर्ष के खिलाफ थी, तथापि लोगों ने इस बाधा को दूर कर दिया। जैसा कि बिहार में निम्न एवं ऊंची जात के बीच का छूत का मामला असहयोग आंदोलन से लुप्त हो गया। सामान्यतः किसान भूमिपतियों एवं व्यापारियों के विरुद्ध हो गए। इस आंदोलन ने परेशान जनता को ब्रिटिश शासन और साथ ही साथ अपने स्वामियों, भूमिपतियों एवं व्यापारियों के खिलाफ अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। विद्यार्थियों ने आंदोलन में सक्रिय एवं स्वैच्छिक भूमिका निभाई और उनमें से अधिकतर
ने सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रवेश किया। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे अन्य नवीन स्थापित संस्थानों ने कई विद्यार्थियों को प्रवेश दिया। महिलाएं महिलाओं ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तिलक फंड में अपने आभूषण दान दिए। उन्होंने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया और विदेशी कपड़े एवं शराब बेचने वाली दुकानों के आगे धरना दिया। हिंदू मुस्लिम एकता, मोपला विद्रोह जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों की आंदोलन में व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिक एकता का प्रदर्शन एक बड़ी उपलब्धि थी। कई स्थानों में गिरफ्तार में कई स्थानों में गिरफ्तार लोगों में 2/3 मुसलमान थे तथा इस प्रकार की सहभागिता न तो अतीत में और न ही भविष्य में देखने को मिली। आंदोलन में गांधी जी एवं अन्य नेताओं ने मस्जिद से मुसलमान संप्रदाय को संबोधित किया और यहाँ तक कि गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें आंखों पर पट्टी बांधे बिना मुस्लिम महिलाओं की जनसभा को संबोधित करने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश सरकार की प्रक्रिया, मई 1921 में गांधी जी तथा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में रीडिंग ने सरकार की ओर से गांधी जी से मांग की कि वे अली बंधुओं से अपने उस भाषण को वापस लेने का आग्रह करें जिसके कारण व्यापक पैमाने पर हिंसा हो रही थी। गांधी जी ने महसूस किया कि सरकार उनके एवं खिलाफत नेताओं के मध्य दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, अतः उन्होंने सरकार की मांग को ठुकरा दिया। इसके पश्चात दिसंबर में सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया तथा गांधी जी समेत अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन का अंतिम चरण, उधर गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए दबाव पड़ने लगा। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। हालांकि इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा का लक्ष्य, समय तथा भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दिया। उधर सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील तथा गांधी जी द्वारा वायसराय को लिखे गए पत्र का भी सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी तथा प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यह आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, किंतु इस आंदोलन के प्रारंभ होने के पूर्व ही चौरी चौरा की घटना हो गई तथा संपूर्ण परिदृश्य ही बदल गया। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में हुई एक घटना ने इस गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज करा दिया। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 6 साल के लिए स्थगित हो गया। पुलिस ने यहाँ स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह पीटा क्योंकि वे शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध करने हेतु प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोलीबारी से सारे लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने पुलिस पर आक्रमण कर दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में भी आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए उन्हें भीड़ ने मार डाला और पुनः आग में फेंक दिया। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस घटना की खबर से अत्यंत दुखी हुए तथा उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता था। साथ ही प्रस्ताव में कई रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करने की घोषणा भी की गई। इनमें गांधी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, शराबबंदी के समर्थकों में अभियान, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अभियान तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने जैसे कार्यक्रम शामिल थे। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं यथा CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी जी ने इस अवसर पर एक ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन एवं विचार पूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर यहाँ
सकता हूँ और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का यही प्रथम कर्तव्य है। गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया? गांधी जी ने महसूस किया कि भारतीयों ने अभी अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं सीखा है या पूर्ण रूप से वे उसे नहीं समझ सके हैं। उन्हें लगा कि आंदोलन की बागडोर उनके हाथों से निकलकर हिंसक हाथों में जाने वाली है। उनका मानना था कि हिंसक आंदोलन को सरकार द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता है तथा इसके पीछे सरकार यह तर्क दे सकती है कि हिंसा को दबाने के लिए हथियारों का सहारा लेना उनकी विवशता थी। गांधी जी को आशंका थी कि इस तरह की कार्रवाइयों से अहिंसक असहयोग आंदोलन की पूरी रणनीति विफल हो जाएगी। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की रणनीति यह थी कि शांतिपूर्ण आंदोलन के विरुद्ध यदि उपनिवेशी सरकार दमन का सहारा लेगी तो भावनात्मक तौर पर भारतीय इसके विरुद्ध हो जाएंगे तथा सरकार का वास्तविक चेहरा अनावृत हो जाएगा। आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ या थकाने वाला बन रहा था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि सरकार किसी भी प्रकार से समझौतावादी रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों में इतने व्यापक स्तर पर चल रहे आंदोलन को बहुत ज्यादा नहीं खींचा जा सकता था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा खिलाफत भी कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो गया क्योंकि नवंबर 1922 में तुर्की की जनता ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। सुल्तान के राजनैतिक अधिकार छीन लिए गए, खलीफा का पद समाप्त कर तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। संपूर्ण तुर्की में यूरोप की तर्ज पर विधिक व्यवस्था की स्थापना की गई तथा महिलाओं को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा आधुनिक उद्योगों एवं कृषि को प्रोत्साहित किया गया। 1924 में खलीफा का पद पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन। इस आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से सम्मिलित किया किंतु कुछ अर्थों में इसने राष्ट्रीय राजनीति का सांप्रदायिकरण भी किया। मुसलमानों की भागीदारी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया किंतु बाद के वर्षों में जब सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा तो राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक सौहार्द का यह चरित्र बरकरार न रह सका। आंदोलन के नेता मुसलमानों की धार्मिक तथा राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के रूप में विकसित करने में भी असफल रहे। असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया। आंदोलन से सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ चुनिंदा लोगों को ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला तथा कोई जगह ऐसी नहीं बची जो आंदोलन के प्रभाव से अछूती रह गई हो। आंदोलन में समाज के हर वर्ग यथा कृषक, शहरी, ग्रामीण, दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला इत्यादि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया तथा उनमें स्वतंत्रता की भूख जगाई। आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि भारत के लोग राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर सकते हैं तथा गुलामी की दास्ता से मुक्त पाने हेतु राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता है। इससे अंग्रेजों की यह भ्रांत धारणा भी टूट गई कि भारतीयों में चेतना का अभाव है तथा दास्ता की त्रासदी को वे अपने भाग्य की नियत मानते हैं। उपनिवेशी शासन दो मिथ्या अवधारणाओं पर आधारित था। पहला यह कि विदेशी शासन भारतीयों के हित में है तथा दूसरा कि वह अजेय है तथा उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रथम मिथक को नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने सरकार के आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति को उजागर कर पहले ही तोड़ दिया था तथा दूसरे मिथक को इस आंदोलन ने सत्याग्रह द्वारा कड़ी चुनौती दी और इसकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस प्रकार आंदोलन के पश्चात भारतीयों का साम्राज्यवादी शासन से भय जाता रहा तथा वे स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति पूर्ण रूप से लालायित हो गए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।